चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो उसकी कैरेक्टर अलग अलग होगी। क्या होगी? चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो पहली बात की चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो चार्ज जो होगा क्या बनाएगा? कोई बच्चा बता सकता है चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो चार्ज किसी पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। चार्ज अगर होगा, चार्ज जब होगा तो चार्ज अपने आसपास या जिस बॉडी पे चार्ज होगा उस चार्ज पर वोल्टेज बनेगा, जिसका फॉर्मूला आएगा के क्यू बाई आर। ये रेस्ट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेस्ट में होगा तो चार्ज तीन तरीके का जस्टिफाई, ठीक, समझ गया। चलिए, बाकी चीजें भी है, बट ये तीन बातें हम चार्ज रेस्ट की बात में कर सकते हैं कि रेस्ट वाला चार्ज किसी चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रेस्ट वाला चार्ज किसी चार्ज पे, रेस्ट वाला चार्ज अपने इर्द गिर्द एक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और वोल्टेज भी जनरेट करेगा, पोटेंशियल जनरेट करेगा। समझ गया? तीन बातें। अब क्या है कि हमारी दुनिया है ना दो चीज से बनी हुई है, कई बार हमने बताया भी है कि चार्ज से और मास से। तो मास के कारण एक फील्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बट इन दोनों फील्ड में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो हमको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मीडियम या इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या मतलब हो गया? अगर यहां पर चार्ज रखा गया Q1 और ये चार्ज Q2, तो इसके बीच में अगर कोई मीडियम एयर डालेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग आएगा या फील्ड अलग बनेगा। अगर यहां पर हम वाटर डाल देंगे तो अलग फील्ड बनेगा, यानी मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बट ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है ना वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप हमारा मास ले लो और तुम लोग अपना मास ले लो, तब भी फील्ड का जो कैरेक्टर होगा वो, और इसी बॉडी को, दो बॉडी को अगर पानी में भी डाल दे तब भी फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? उतना ही होगा। चलो छोटी सी एक और बात कि अगर दो चार्ज के बीच एयर में जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स होता है, बट इस चार्ज पार्टिकल्स को अगर पानी में डाल देंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, ठीक है। बट अगर मान लो कि मास m1 है और एक मास m2 है, तो इसके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन का फोर्स इस बॉडी को एयर में रखेंगे तब भी उतना ही होगा, और इसको उठा के अगर हम पानी में डाल देंगे तब भी उतना ही, डिपेंड नहीं करता है मीडियम। एक ये बात, ये वाला फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। दो डिफरेंस अगर पूछेगा तो आप लिख सकते हैं। अब चार्ज को ये दो चैप्टर एक्सप्लेन हुआ है। पहला चैप्टर चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, समझ गया। जिसके बीच में एक गॉस लॉ भी पढ़ना है और एक कैपेसिटेंस पढ़ना है। तो ये बेसिक चीज है हमारे चार्ज का। तो चार्ज जब रेस्ट में होगा तो तीन बात हम लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए भाई, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक में क्या करना है कि चार्ज को मोशन कराना है, तो करंट के बारे में पढ़ेगा। यानी चार्ज मोशन में होगा तो करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था, Q/T। Q हमारा कूलम होता था और T क्या होता था बताओ? सेकंड होता था। तो कूलम बाई सेकंड को हम क्या बोलते थे बताओ? एम्पियर बोलते थे। ये हमारा क्या हो गया? बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dQ/dt। कोई बच्चा लिख सकता है इसको ऐसे? हाँ भाई, क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट कहते हैं इसको। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, लिखते चलिए सब अपने अपने कॉपी में, डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q/ΔT। डेल्टा टी, ये सारी बातें चार्ज से रिलेटेड बातें, सॉरी करंट से रिलेटेड बातचीत। याद कर जाना इस बातों को, ये फॉर्मूला बन गया एक तरीके से। जैसे ये लिमिट के फॉर्म में यहां लिखे हुए, ये लिमिट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं चार्ज को। इसी को हम लोग, कोई आदमी लिख सकता है ऐसे, आई नो, जैसे हम लिखते हैं आई और यहां पर टी लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं dQ/dt। क्या मतलब हो गया कि चार्ज का टाइम के साथ जो फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। यूनिट क्या हो गया बताओ कोई बच्चा?
बोलो, यूनिट क्या हो गया, यूनिट क्या होगा, एम्पियर। एक मिली एम्पियर भी थी और एक क्या था, माइक्रो एम्पियर, ये भी यूनिट है। और एक तो कहा गया कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर और एम्पियर, 3 यूनिट चार्ज के याद करना है। नीचे से ही बच्चे लिख लो कि करंट आई जो है, जो एम्पियर है, अगर ये मिली एम्पियर में होगा, मिली एम्पियर में होगा तो हम लिखेंगे 10 टू दी पावर क्या, -3 एम्पियर। अगर ये माइक्रो एम्पियर होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, 10 टू दी पावर -6 एम्पियर। इतनी बात याद कर लो सही बच्चे। आ जाइए इसके नीचे सही बच्चे, ये सब कोई खास बात नहीं है। एक और बात सभी बच्चे याद कर लो, बताओ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज का, मान लो कि ले लिया, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है बताओ, निगेटिव चार्ज दिख रहा है। तो सभी बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर क्या आएगा, जाएगा। और आगे जाके पीछे सभी बच्चे पढ़ लेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, बताओ इसके अंदर जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, किधर भागेगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, अपोजिट जाएगा। याद रख लो ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाएगा, करंट जाएगा। ओम्स का लॉ याद है सब बच्चों को, लिखो टॉवी वगैरह सही बच्चे अपने अपने कॉपी में ओम्स लॉ याद करके आना है। पूछेंगे सही बच्चे से ओम्स लॉ क्या है। चलो भाई, ओम्स लॉ में एक छोटी सी बात हम बताते हैं आपको। ओम्स लॉ कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। टेम्परेचर क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कहा गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो V बराबर क्या होता है, IR। तो बच्चा बताएगा, ओम्स लॉ का डिफिनेशन लिखना है, V बराबर प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर IR, R क्या है, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का एक फॉर्मूला बनेगा, V बटे में I बराबर रेसिस्टेंस। क्या रेसिस्टेंस V और I पर डिपेंड करता है, नहीं करता है। फॉर्मूला है पर रेसिस्टेंस कभी भी मटेरियल का V और I पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि सर जी फॉर्मूला खराब है क्या, नहीं भाई, कांस्टेंट है ये। किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस किसी और चीज पे डिपेंड करता है, उस पर अप्लाइड वोल्टेज और करंट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, मटेरियल की कैरेक्टर है। तो रेसिस्टेंस किसके बराबर है, रो L बाई ए। लिखते चले जाओ सही बच्चे, यूनिट सबका पता है, वोल्ट, एम्पियर और ओम। याद है सब बच्चों को, वोल्ट, एम्पियर, ओम। चलिए भाई, ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ हो गया, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, नहीं हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब कोई बच्चा बता दो, थोड़ा सा बता दो कि अगर इसका लेंथ डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया बदला है, नहीं बदला है। ये ए है और ये भी ए है, लेंथ डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यार डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इस पर एक छोटा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, कि रेसिस्टेंस बदलते ही, सॉरी रेसिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप लेंथ को बढ़ा दोगे वायर का। तो लेंथ को जैसे ही बढ़ाएंगे क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब बताओ क्या किया, लेंथ को इस बार सेम रखे हुए हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया, काट दिया, आधा कर दिया, नहीं काट दिया, देखो आधा कर दिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कम हुआ है तो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वायर का लेंथ बढ़ा दो या वायर को पतला कर दो, आधा कर दो, रेसिस्टेंस क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। समझ गया सब बच्चा, जिसको नहीं समझ रहा कभी कभी पूछ लिया करो यार, तो मैं भी समझा दूंगा थोड़ा अच्छे से। वायर को दुगुना किया, रेसिस्टेंस किसके बराबर था बताओ बच्चा पार्टी, रेसिस्टेंस बराबर रो L बाई ए। रेसिस्टेंस को दुगुना करना है तो लेंथ को दुगुना कर लो, चलेगा। देखो ये फिगर में लेंथ को दुगुना कर, या मटेरियल को क्या कर दो, आधे टुकड़े में बांट दो, पतला कर दो, ठीक है। पतला करोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, आधा कर दिया, तो आधा कर दिया, यहां जैसे ही आधा करोगे तो ये R/2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर से रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी। और एक चीज है कि लेंथ को डबल किया तब भी रेसिस्टेंस डबल हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा किया तब भी रेसिस्टेंस डबल हो गया। अब ये दोनों काम एक साथ कर देते हैं,
4 गुना हो जाएगा। लेंथ को भी दुगुना कर दिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया को भी आधा कर दिया। थोड़ा सा समझते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला कितना पड़ा भाई, रो एल बाई ए। अब तुमको हम कह रहे हैं कि भाई पहला रेसिस्टेंस ये था, अब हम कह रहे हैं कि रेसिस्टेंस को बदलो, लेंथ को डबल करो, तो कैसे लिखेंगे, R2 लिखेंगे। लेंथ को डबल करो तो रो रहने दो, लेंथ को डबल करो तो 2L कर देते हैं, एरिया को आधा करो A/2 करेंगे, ये नहीं लिखेंगे। ये वाला 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बताओ, 4 रो L बाई क्या हो गया ए, रो L बाई ए कितना होगा बताओ, R हो गया। पहले वाले रेसिस्टेंस का क्या हो गया, 4 गुना। आगे सही बच्चे को फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, ओम्स लॉ का डेफिनेशन याद रखना है, V बराबर आई आर, ठीक है। और ये फॉर्मूला में रेसिस्टेंस V और I पर डिपेंडिंग कर रहा है, ये भी दिमाग में रखना है, यूनिट प्रॉपर याद रखना है। और ये हमारी रेसिस्टिविटी है। क्या होता है यूनिट, कोई बच्चा बता दो। नहीं बेटा, ओम मीटर। क्या दिक्कत है यार, ये ओम हो गया, इसकी यूनिट पता नहीं है, ये मीटर हो गया, ये मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर कट गया, चला गया मीटर, ओम मीटर हो गया। पता महो तो रेसिस्टिविटी का है यार, वो तो कंडक्टिविटी का है, ऐसा ऐसा बात तुम लोग बोलता है। चलिए भाई, इतनी बात समझ गया सब बच्चा, इस समय यही चर्चा कर रखा है। चलिए भाई, उसके बाद एक चीज पढ़ना है हम लोग को, जिसको उसके नीचे लिखो सही बच्चे कि ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, देखो सही बच्चे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, देखो सही बच्चे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। V बराबर क्या पढ़ा था, V बराबर क्या पढ़ा था, IR। चलिए, V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस है, सबके सब स्केलर क्वांटिटी है। अब कहता है कि इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है। चलो भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा V बराबर I, R को क्या पढ़ा, रो L बाई ए, पढ़ा ना, ठीक है। V को L से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यहां लिख देते हैं I, यहां लिख देते हैं रो, यहां लिखते हैं A। कोई दिक्कत किसी को, इस L को उठा के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। I बटे में A, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, इसको लिखते हैं J, और यहां रो। ये हमारा क्या है, बोलो, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर है, वेक्टर है। J क्या है, करंट डेंसिटी, लिख लो सही बच्चे फटाफट, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या है भाई, वेक्टर है, करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर है। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर है तो इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। सही बच्चे याद रखना, करंट के डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सब बच्चों को पता है पॉजिटिव चार्ज से किधर जाती है, नेगेटिव की ओर जाती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमारा क्या है, वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर है। और ये क्या है, अवे फ्रॉम, ये भी वेक्टर है। और ये अवे फ्रॉम क्या है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज से दूर जाए, ठीक है, समझ गया। चलो सोचते हैं थोड़ी सी बात। ये एक कंडक्टर ले लेते हैं, इस कंडक्टर में ये पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे
ऐसी ना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट कैसे जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। करंट कैसे जाएगा भाई, करंट कैसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो यार, और ये क्या करंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। नहीं हो गया, फिर से समझ लो। ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा बताओ, इधर जाएगा, पहला शर्त। तो पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया। इसमें जो करंट हो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या भागेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो करंट कैसे जाएगा भाई, ये डायग्राम सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में बनाओ। यानी करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। और हमने पढ़ा कि करंट के डायरेक्शन में कौन जाता है बताओ, जे जाता है। जे क्या है भाई, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। क्या फॉर्मूला पढ़ा, जे बराबर आई बटे में क्या हो गया, E। तो करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट जाएगा, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, करंट के डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड सबका डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। याद कर जाओ इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा राइट वेक्टर फॉर्म ऑफ क्या, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं पूछेगा, कम पूछता है, वेक्टर फॉर्म पूछेगा। तो आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, E बराबर जे इंटू रो। ठीक है, रो क्या है, रेसिस्टिविटी है। एक चीज और जा रहा हो जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी। यहां पर सिग्मा लिखेंगे, रो का उल्टा होता है, यानी रो क्या होगी, सिग्मा इंटू सॉरी रो क्या होगा, सिग्मा 1/सिग्मा, 1/सिग्मा। रो क्या होगा, 1/सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया, जे के जगह पे जे लिख दिया जाए, और रो के जगह 1 क्या लिख दे बताओ, सिग्मा, 1/सिग्मा। तो जे बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रो इंटू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबका माइंड लगता है इधर उधर हो गया, थोड़ी सी गलती हो गई। ये सिग्मा है, यहां सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार जल्दी जल्दी सभी बच्चों के साथ सुनो, लिख लिया सब, इस टॉपिक को समझ जाना है सभी बच्चों को, क्योंकि जरूरी ये टॉपिक है। यहीं से फंस करके एक कोई बात तुमसे पूछ लेगा, कोई भी बात आपसे पूछा जाएगा। सुनो से बच्चे, बात मत करो, मत करो बात। सुनो, V बराबर क्या पढ़ा, IR, I बराबर क्या पढ़ा, R बराबर क्या पढ़ा, रो, L बाई क्या, A। बोलते जाओ, V/L क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बचेगा यहां पर, I बाई में A इंटू रो। V/L क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, घर पर नहीं याद होगा, मेरे साथ आप दिमाग लगाओगे बच जाएगा। I/A क्या होगा, करंट डेंसिटी J, ये क्या हो गया, रो। रो बोले तो रेसिस्टिविटी। सिग्मा क्या होगा, कंडक्टिविटी। 1 क्या होगा, रो। रो क्या होगा, 1 बोलो सिग्मा। तो E बराबर क्या होगा, J 1/सिग्मा। तो J बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू E। क्या कहलाता है, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म।
लिखने आना चाहिए। ठीक है, कौन है? करंट डेंसिटी भी वेक्टर है, डायरेक्शन में बारे में बताया। ये हमने एक प्लेट लिया, दूसरा प्लेट लिया और इसके बीच में एक कंडक्टर बनाया। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे? ऐसे। इलेक्ट्रॉन कैसे भागेगा? ऐसे। करंट कैसे भागेगा? ऐसे। करंट डेंसिटी क्या भागेगा? ऐसे। ठीक है, और क्या था? ये कौन भाग रहा है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम है। तो करंट डेंसिटी पर वेक्टर मार दो, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी वेक्टर मार लो, दोनों का डायरेक्शन सेम है, कोई साइन उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, याद कर दो ये सारा बात। अगर कोई आदमी, किसी को बच्चे को नहीं पता है कुछ भी, करंट डेंसिटी का सिर्फ फॉर्मूला पता है, करंट डेंसिटी जे बराबर क्या पढ़ा है बताओ? आई बटे में ए पढ़ा है ना, करंट डेंसिटी आई बटे में होता है। तो आप इसको डिफाइन कर लो, करंट पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड क्या? करंट डेंसिटी। चार्ज का क्या, करंट का क्या फॉर्मूला पड़ा? क्यू बाई में टी। किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है, क्या लिखे चार्ज के? सिंपल सी बात है, करंट के बारे में क्या लिखे? तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज कॉल्ड क्या? करंट। इतना भी लिख दोगे काम चल जाएगा तुम्हारा कम से कम। ठीक है, करंट डेंसिटी को कैसे लिखेगा? करंट पर यूनिट क्या? एरिया। ये जो हमारा एरिया है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी एरिया को हम ए लिख देते हैं। और इसके परपेंडिकुलर जो करंट जाता है ना, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो करंट जाता है, इसके परपेंडिकुलर जो करंट जाता है, इसी को करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो करंट के मैग्नीट्यूड को किससे डिवाइड कर देते हैं? एरिया से डिवाइड कर देते हैं, करंट डेंसिटी बन जाती है। समझ गया सब बच्चा? चलिए भाई, याद रहना चाहिए सारी बातें। अब याद करने का समय आ गया, बार बार लिखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है। चलो, उसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखो सही बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखो सही बच्चे। हमारे करंट के पास है ना, इलेक्ट्रॉन के पास दो तरीके की वेलोसिटी होती है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है और एक थर्मल वेलोसिटी होती है। मान लो कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, उस इलेक्ट्रॉन के पास शुरुआत में जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, तो उसके बाद उसके पास सिर्फ थर्मल वेलोसिटी होता है। ठीक है, चलिए भाई, क्या बोला मैं? शुरुआत में हमारे, मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास अगर पूछेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके का मोशन कर रहा है, तो तुम कहोगे इसके पास थर्मल वेलोसिटी है, जिगजैग मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है। और हर एक इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा U1 हो गया, ये हमारा U2 हो गया, ये हमारा U3 हो गया, इस सबका वेलोसिटी का वेक्टर सम, सबको जोड़ोगे, U2 प्लस में U3, इस सबको जोड़ोगे, इसका UN, इसका वेक्टर सम बाय में क्या लिखोगे? N। इस सब मिला जुला के क्या होगा? 0 होगा। थर्मल वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, ये सब नहीं लिखो अभी, ध्यान से सुनो। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज लगाओगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाओगे और इधर क्या लगाएंगे? नेगेटिव चार्ज। ये क्या सेटअप होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा? ड्रिफ्ट करने लगेगा। और ड्रिफ्ट करेगा तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में करंट ड्रिफ्ट करना शुरू करता है। ये जो करंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो चार्ज पार्टिकल्स है। चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगाता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने बच्चों को ये बात समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो। नहीं आया समझ में? किसी बच्चे को नहीं आया होगा हमारे समझ से। ये फॉर्मूला कहां से आया? कोई बच्चा बताएगा? किसी बच्चे को नहीं समझ में आया? अब तुम लोग चुप हो। ये फॉर्मूला कहां से आया कि फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? फोर्स ही तो लगाता है। एक कूलम चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? 1 किलोग्राम बॉडी पर जितना फोर्स लगाता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। 1 कूलम चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना कूलम चार्ज है? ई कूलम चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ई कूलम चार्ज है। ई कूलम चार्ज, ई कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा? ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कोई बच्चा बता दो, बोल दो यार। के क्यू बाई आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला बता दो। के Q1 Q1 बाई में क्या हो गया? दोनों में क्या का डिफरेंस है? एक चार्ज का ही तो डिफरेंस है। अगर इसको हम Q से मल्टीप्लाई कर दें, इसको Q1 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी Q1 इधर लिख दें, तो ये क्या बन गया बताओ? फोर्स बन गया? नहीं बन गया ये फोर्स? और ये जो फोर्स बन गया वो किसके बराबर हो? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक तो है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज कॉल्ड फोर्स। बताओ इस फोर्स के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भाग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम वेक्टर बनाएंगे तो फोर्स को अगर वेक्टर बनाएं, चार्ज हमारा स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर है, क्या सही लिख दिया? क्या सही लिख दिया? नहीं लिखा है सही, क्योंकि फोर्स हमारा किधर लग रहा है भाई? इधर लग रहा है। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है और फोर्स किधर लग रही है? इधर लग रही है। तो हमारा एक साइन क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे निगेटिव लगाना। समझ गया सब बच्चा? नहीं लगेगा? है? चलो भाई, कोई चीज इधर लग रही है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, दोनों को वेक्टर का डायरेक्शन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? नेगेटिव साइन ही तो लगाते हैं। जैसे इस फोर्स में इस वेक्टर को, ये वाला वेक्टर मान लो कि बी वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम बोलेंगे ए वेक्टर के डायरेक्शन में लिख दो, तो माइनस का बी वेक्टर लिख दो, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया भाई, जो इधर था अब उधर लगने लगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था उसको माइनस कर दिया तो फोर्स के डायरेक्शन में बन गया, या फोर्स के आगे माइनस लगा दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया। समझ गया? कितनी बार समझ में आ गया सब बच्चों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आया तो पूछ लो, मैं सब पूछूंगा फिर, मैं अगली क्लास में कुछ नहीं बताने वाला हूं। देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन कहेंगे चेंज करो, तो क्या करोगे भाई? इसके आगे माइनस लगाओ, डायरेक्शन चेंज हो गया। ये तो सिखाए हैं वेक्टर के फॉर्म में कि किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करना है, उसके आगे माइनस लगाओ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, फोर्स वेक्टर क्या लग रहा है चार्ज पे? इधर की ओर लग रहा है, डायरेक्शन सेम करना है, एक को निगेटिव कर दो। चलो भाई, फिजिक्स में हम लोगों ने न्यूटन का भी लॉ पढ़ा, फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा। क्या फॉर्मूला पढ़ा भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रॉन के पास मास है? हाँ सर मास है। इस फोर्स के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई? एक्सेलरेशन करेगा। तो एक्सेलरेशन करेगा तो फोर्स का फॉर्मूला एम लिख देते हैं, एम इंटू ए। ठीक है, अगर फोर्स का डायरेक्शन है जो होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर हमारा यहाँ लिखते हैं, बराबर क्या हो गया? माइनस का ई कैपिटल ई। यहाँ पर एक्सेलरेशन वेक्टर कितना होगा भाई? एक्सेलरेशन वेक्टर बराबर हो गया माइनस का ई कैपिटल ई बाई में क्या हो गया? एम। यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे इतना मैग्नीट्यूड का एक्सेलरेशन जनरेट हो गया होगा। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस फोर्स के कारण, देखो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब पे इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड ई कैपिटल ई के बराबर होगा, और ये सबके सब एक कांस्टेंट फोर्स से, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन्स किधर जाना चाहेंगे? इस डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। किस डायरेक्शन? इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा इस एक्सेलरेशन से, तो सभी इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण एक उस मटेरियल के बॉडी के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे इस इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इस एक्सेलरेशन के कारण हमारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे। अब जब सब इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्या इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 में होगा? क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 26 36 26 के आसपास कॉपर में होती है 1 मीटर क्यूब में, बहुत ज्यादा होता है इसका। तो जब ये भागने की कोशिश करता है तो ये आपस में कोलाइड करना शुरू करता है। ठीक है, बट कोलाइड करके ये पीछे की ओर नहीं भागेगा, आगे की ओर चलने की कोशिश करता रहता है। इलास्टिक कोलिजन इसके अंदर होती रहती है। भागते
कोलिजन होते, भागते अपने कर्नल से, अपने इलेक्ट्रॉन से टकराते उकराते, पर सारे इलेक्ट्रॉन्स पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में भाग। मान लो कि सभी बच्चे पढ़ने लगे तो क्या स्टेडियस एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा? सब आदमी ठीक है, थोड़ा जो अच्छा पढ़ने वाला है वो जोर से पढ़ेगा, जो कम पढ़ने वाला होगा वो धीरे धीरे पढ़ेगा, पर सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में चलेगा, तो सबका इफर्ट एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक जैसा होगा तो इस मटेरियल बॉडी में कहता है कि करंट फ्लो करने लगेगा। हम कहेंगे ये कंडक्टर है, क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा है? इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसको क्या बनाना पड़ेगा? नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको एक बैटरी से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ये बैटरी से कनेक्ट करेंगे, इसमें करंट क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा। समझ गया इस बात को? तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मानोगे, हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एक्सेलरेशन आएगी। ये बात सभी बच्चे याद कर लो, ठीक है? याद रहेगा सभी बच्चों को एक्सेलरेशन तक। बट सभी इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो सब क्या होगा, जीरो होगी। क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी अलग अलग होगी, सेम होगी? सेम नहीं होगी, अलग अलग। बट सब में एक्सेलरेशन क्या आएगा? क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, तो सब पे प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन भी क्या है, सेम है। समझ गया इतनी बात? है? चलिए याद रखिएगा सब। चलिए अब एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं करंट के साथ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। सभी बच्चे याद कर लो एक फॉर्मूला, ड्राइव हम बाद में बताएंगे, अभी याद करेंगे। क्या याद करेंगे सभी बच्चे? एक मिनट, एक फॉर्मूला याद कर लो सही बच्चे। क्या फॉर्मूला याद कर लो? एक बात और, क्या क्या याद करना है? ये वाला फॉर्मूला याद करना है, एक ये बात याद रखना है, एक ये भी याद कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला याद करना है। एक ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, V/L बराबर E होता है, ये याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। छोटे छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चंस को समझने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना। और सभी फिजिकल क्वांटिटी का क्या याद रखना चाहिए बताओ? यूनिट बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं याद करोगे यूनिट तो दिक्कत में पड़ोगे। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, कुछ ये सब फॉर्मूले को याद कर सबको, ठीक है? चलो अब एक नया फॉर्मूला की बात करेंगे। करंट के साथ ड्रिफ्ट, देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल बॉडी में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने लगा, तो इसी को हम करंट बोलते हैं, ठीक है? और ये जो करंट है उसके साथ करंट की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफाइन होगा, तो I बराबर होता है करंट बराबर NE/A/VD। VD क्या है सही बच्चे लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका डेरिवेशन आ सकता है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप जानते हो तो आप लिख के ले आना, पढ़ लेना इसको। ए क्या हो गया, उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें वायर में करंट घूम रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ई क्या हो गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। इन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये डेरिवेशन सभी बच्चे याद करके आना है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया मेरे को बताएगा कि सर मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं इसको ड्राइव कर पाया, कॉपी वगैरह देख करके या कोई भी सहारा लेकर के, किताब, यूट्यूब चैनल कुछ भी लेकर के। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो हैव टू कंसल्ट मी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे सभी टीचर्स, मैं भी बना रखा हूँ एक वीडियो, उसको खर्च करोगे श्रीवास्तव क्लासेस के
तो आपको मिलेगा, नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। समझ में आ गया, याद कर लेना। चलिए भाई आइए से बच्चे इसके आगे देखते हैं। एक अपने दिमाग में रखने के लिए, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, याद रखिए 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड होता है, और थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है, ये हो दिया है इतना, ठीक है। कॉपर एटम के अंदर हमारे पास जो 300 केल्विन पर 2 into 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड, this figure indicate that random vibrational speed of copper atom in the conductor. Note that drift speed of the electron is much smaller as compared to क्या thermal velocity. एक और बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी बच्चे अपने कॉपी में लिख सकते हैं दिमाग में, और कॉपी में भी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्टर विथ ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो घूमती है, चलती है, वो किस स्पीड से चलेगी? 3 into 10 की पावर 8। और इसमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग जो होती है बहुत कम स्पीड से होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, और चार्ज कम होने के कारण और मास भी बहुत कम है, इसके कारण ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवलिंग अलोंग द कंडक्टर हैज ए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेमली इक्वल टू 10 to the पावर क्या 8, 3 into 10 की पावर 8। इस बात को याद कर जाइए से बच्चे। दूसरी एक और बात, ये वाला 3.2 एग्जाम्पल बना जाइए सही बच्चे, 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्या आएगा? एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो आपको एग्जाम में आ सकता है। कह रहा है आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन। जब इलेक्ट्रॉन भागने शुरू करेगा तो क्या जब एक इलेक्ट्रॉन भागा, यहां पर तुमने लगाया पॉजिटिव, यहां पर लगाया नेगेटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन भागना शुरू किया, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या कर्नल से टकराएगा, किसी से टकराएगा, जिससे भी टकराएगा, टकराने का छोड़ दो तुम सोचना। तो कह रहा है कि क्या स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, तो क्या कह रहा है कि इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टकराएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तब भी टक्कर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तब भी थर्मल मोशन के कारण हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है कि टक्कर होती है। तो दोनों ही टक्कर में कह रहा है कि किस पर स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ हैज स्ट्रेट लाइन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तब। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ आर जनरली क्या कर्व। गलती नहीं हो जाएगी हम लोगों से, अगर हम नहीं एक बार पढ़ेंगे तो ये बात गलत भी लिख सकते हैं, तुक्का मार के आएंगे, स्ट्रेट और कर्व दोनों मार देंगे कि जैसे मन करेगा इलेक्ट्रॉन वैसे चलेगा। सर नहीं, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट पाथ पे चलेगा, और क्या होगा जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्व पाथ पे चलेगा। अब देख लो कैसा अलग टाइप की बात आ रही है। चलिए भाई, तो याद रखिएगा इस बात को, बाकी चीज को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं, आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ क्या करंट। करंट का इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है, हर एक चीज की मोबिलिटी होती है। कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे होल की मोबिलिटी होती है, हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा ना कि होल जैसी चीज होती है, होल की मोबिलिटी होती है, और क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की भी मोबिलिटी होती है। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे भाई? तो यहां मोबिलिटी का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ वेक्टर के स्केलर है? स्केलर है। देखो ये मैग्नीट्यूड लिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है, दोनों का स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, स्केलर क्वांटिटी है मोबिलिटी, ठीक है। समझ रहा है? चलिए भाई, सब बच्चे लिख लीजिए मोबिलिटी का फॉर्मूला। लिख लिया सब बच्चे? मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी का फॉर्मूला ये VD का फॉर्मूला क्या पढ़ाएंगे? VD का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था,
यहां तो VD का फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया है। अभी हमने एक पढ़ा था VD बराबर, सॉरी ये फॉर्मूला कहां से आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, VD का फॉर्मूला। देखो ये जो VD का फॉर्मूला है ये कहां से आया, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि फोर्स एक्सेलरेशन बराबर क्या पढ़ा, E कैपिटल E बाई M, ये पढ़ा ना, नहीं पढ़ा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और भी है, ये है VD बराबर E कैपिटल E बाई M इंटू टॉ, ये भी फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये छूट गया है, डेरिवेशन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करेंगे ना तो ये फॉर्मूला है E कैपिटल E बाई टॉ। अब देखो इसमें क्या होगा कि इस E को, इस VD को E से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा बताओ, E बाई M इंटू क्या होगा टॉ। और VD बाई में E को मोबिलिटी बोलते हैं तो E बाई में M इंटू टॉ, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, सॉरी मोबिलिटी का फॉर्मूला है। लिख जाइए सही बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। मोबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, म्यू बराबर क्या पड़ा है बताओ, म्यू बराबर क्या पड़ा है बताओ, VD अपॉन, बोलो बोलो, E, एक फॉर्मूला याद कर लो और एक ये फॉर्मूला याद कर लो, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी याद कर लो। कितने सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हमने लिख दिया बोर्ड पे, याद होना चाहिए सभी बच्चे, तभी जाके इस पे कोई भी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल छोटे मोटे बन सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो एक भी ना रीजनिंग बनेगा, नहीं क्या बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा। इसमें डेरिवेशन का एक ही मार्क्स आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या होगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कर पाएंगे तो वो भी मार्क्स हम ले सकते हैं। क्या हो गया भाई, यहां पर क्या हो गया, अगर हम मोबिलिटी को ध्यान देखें तो मोबिलिटी क्या है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगा कि प्रोटॉन की मोबिलिटी ज्यादा होगा। प्रोटॉन का मास ज्यादा है ना, उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम होगी, मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन आएगा, होल की मोबिलिटी ज्यादा होगा कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन से कम मास, होल की मोबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है, ठीक है। टाउ और ई चार्ज तो नियरली इलेक्ट्रॉन्स का जो है फिक्स है, बट मास में इलेक्ट्रॉन एक ऐसी पार्टिकल्स है जिसका मास सबसे कम है, प्रोटॉन से भी कम है। तो प्रोटॉन से कम है तो उसकी मोबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले वही मोबाइल के जैसा घूमना शुरू करेगा। तो आज हम लोग यहाँ है, आप लोग खुद याद करेंगे ओम्स लॉ का लिमिटेशन, लिखे सभी जी, ओम्स लॉ का लिमिटेशन याद करके आएंगे, ये तीनों डायग्राम भी याद करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल से क्लास को आगे ले जाएंगे और ये बाकी चीज पर छोटे छोटे सवाल, छोटी छोटी बातें पूछेंगे, ठीक है, समझ गया। चलिए तो आज की क्लास यही हो गया, नेक्स्ट क्लास फिर आज बातचीत होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, रेसिस्टिविटी रो का फॉर्मूला पढ़ा था, और रो के बारे में पढ़ा था, रेसिस्टिव रो पहले हमने ये पढ़ा था, रो एल बाई क्या ए, और रो के बारे में एक और फॉर्मूला पढ़ा था, एम पढ़ा था, बाई में क्या लिखा था, एन ई स्क्वायर, शायद इनटू में टॉ था, देखो सही बच्चे अपने कॉपी में, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यानी हमारी जो रो थी, ये जो रो थी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल थी 1/n के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती थी, और रो जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था 1/τ के, 1/τ के, ऐसा कुछ था, नहीं था। चलो भाई, और रो के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है रो, नहीं बचपन से पढ़ा था, चाहे 12th में भी हमने पढ़ा कि रो जो है टेम्परेचर डिपेंड करता है।
और अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं टेम्परेचर को, तो टाउ क्या होता था बताओ, डिक्रीज करता था, और रो क्या होता था, इंक्रीज करता था। और कॉपर का ग्राफ हमने ऐसे बनाया था और नाइक्रोम का एक ग्राफ हम लोगों ने ऐसे बनाया, दोनों ही बढ़ने का ग्राफ था और कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेंगे। ये तो ग्राफ पूछेगा, एक्सप्लेन पूछेगा कि क्यों बढ़ता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बट ये प्रोमिनेंट रीजन नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से रो को क्या होना चाहिए, डिक्रीज कर जाना चाहिए, बट इसका डिक्रीमेंट क्या होता है, ओवरशूट हो जाता है टाउ के क्या, इंक्रीमेंट के कारण। टाउ की वैल्यू डिक्रीज करने के लिए रो की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसका इंक्रीमेंट इसके वैल्यू को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो हम मानते हैं जो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो इनका इंक्रीमेंट ज्यादा है, इसके डिक्रीमेंट को ओवरशूट करके ओवरऑल इंक्रीमेंट की बात हम करते हैं। रो हमारा क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर के साथ। अब हमने एक चीज कहा था कि रो नॉट इज द टेम्परेचर एट क्या, बोलो, टी नॉट टेम्परेचर, और रो नॉट इज ए रेसिस्टिविटी एट टी नॉट टेम्परेचर, रो टी इज द रेसिस्टिविटी एट टी टी टेम्परेचर या T1 टेम्परेचर। तो नो डाउट ये कम है और ये ज्यादा है, रोटी क्या है, बड़ा है रो नॉट से। तो चेंज ऑफ जो रेसिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल रेसिस्टिविटी का, चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज ऑफ टेम्परेचर का। इस दोनों को अगर सम अप करते हैं तो डेल्टा आर बराबर लिखेंगे अल्फा रो नॉट डेल्टा टी, रो नॉट को लिख सकते हैं, डेल्टा रो नॉट को लिख सकते हैं रोटी माइनस रो नॉट बराबर अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा भाई, रो नॉट को उठा के उधर ले जाते हैं तो रोटी बराबर क्या होगा बताओ, रो नॉट प्लस में अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। तो रोटी की वैल्यू आ गई, यानी रोटी करने का मतलब हो गया कि रेसिस्टिविटी का वैल्यू टी टेम्परेचर पे, रेसिस्टिविटी का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर पे अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं रो नॉट को, तो 1 प्लस क्या आएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। एक फॉर्मूला बन गया जिस फॉर्मूले पे हमसे न्यूमेरिकल पूछेगा। किसी बच्चे को याद है यहां पर अल्फा को कोफिशिएंट बोलेंगे, क्या होगा इसका यूनिट, अल्फा का यूनिट क्या होगा, अल्फा का यूनिट केल्विन इनवर्स होगा, अल्फा का यूनिट क्या होगा, केल्विन इनवर्स होगा। चलिए भाई, भूल गए सही बच्चे, ये भी सवाल आ सकता है 1 मार्क्स में, ये भी सवाल आएगा 1 मार्क्स में। कैसे हुआ भाई, थोड़ा सा फिर से याद करो, डेल्टा रो को यहां से इस फॉर्मूले से डेल्टा रो को रो नॉट से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बताओ कोई बच्चा, अल्फा इंटू डेल्टा टी, तीन होगा ये फॉर्मूला। बताओ इस साइड का कोई डायमेंशन होगा, इस साइड का कोई डायमेंशन होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा यार। चेंज ऑफ रेसिस्टिविटी को रेसिस्टिविटी से डिवाइड करें, कहां से डायमेंशन आएगा, चलो भाई ये डायमेंशन नहीं है, तो अल्फा बराबर क्या होगा भाई 1 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है बताओ, केल्विन है, तो केल्विन का इनवर्स होता है इसका यूनिट, याद कर लो, पूछेगा तो तुम लोग गड़बड़ करके आओगे, केल्विन का इनवर्स। चलो इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख पढ़ेंगे। कढ़ाई के एक रेसिस्टेंस है प्लैटिनम वायर का और 5 ओम है, स्टीम किया गया उसको। देखो ये सेम टू सेम रेसिस्टेंस की बात भी ऐसी ही चलेगी। देखो रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के फॉर्मूले में कोई खास अंतर नहीं आएगा,
रेसिस्टिविटी में पूछेगा तो आप रेसिस्टिविटी लिखिएगा। रेसिस्टेंस के लिए कैसे लिखोगे, आर टी, कोई बच्चा बोल दो, आर टी बराबर क्या लिख देंगे बताओ, आर नॉट, बोलो 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, सेम फॉर्मूला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम है। स्टीम पॉइंट पे, स्टीम पॉइंट समझ गया सब बच्चा, कितना होगा भाई, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या हो गया, रेसिस्टेंस कितना हो गया, 5.23 ओम। रेसिस्टेंस का चेंज हमारा आर नोट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5.23। आर कितनी दी हुई है, 5, नहीं दिया है, दिया है ना। स्टीम पॉइंट पर हमारा इतना दिया हुआ है। व्हेन द टेम्परेचर, अब 1 प्लस क्या लिखेंगे, अल्फा, डेल्टा टी क्या है, कोई बच्चा बताएगा, पहले एक बार पढ़ ले सही बच्चे क्वेश्चंस। रेसिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ रेसिस्टेंस थर्मोमीटर आइस पॉइंट पे 5 डिग्री है, यानी ये कितना है, आइस पॉइंट पे, यानी 0 केल्विन, 273 केल्विन पे, आइस पॉइंट पे। इस पर टेम्परेचर कितना है, इसका रेसिस्टेंस कितना है बताओ, 5 ओम। बॉइलिंग पॉइंट पर यानी T2 जो है, ये T1 मान लेते हैं, T2 कितना हो गया बताओ, 373 केल्विन हो गया। तो टेम्परेचर का चेंज कितना लिखेंगे बताओ कोई बच्चा, 100। चलो भाई ठीक। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, अगली बार फिर से किसी थर्मामीटर को हमने हॉट बाथ में इंसर्ट किया, द रेसिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर कितना मिला, इतना बड़ा। तो दूसरे केस में प्लैटिनम वायर की रेसिस्टेंस कितनी हो गई, 5.795। इनिशियल रेसिस्टेंस कितना है बताओ, 5 ओम। 1 प्लस अल्फा कितना लिखेंगे बताओ, फाइनल टेम्परेचर T, इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 273, ऐसे ना माइनस कर लेंगे। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यही तो टेम्परेचर ऑफ द बाथ निकालना है, ठीक है। चलो फिर से समझ लेते हैं। 273 पर 5 था, 100 पर कितना हो गया भाई, 200, 5.23 हो गया। टेम्परेचर का चेंज कितना हो गया, 100। यहां पर टेम्परेचर का, बाथ का टेम्परेचर T मान लिया, कितना हो गया, 273 माइनस कर लिया। इन दोनों इक्वेशंस बनाया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा बताओ, इस T की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो सबसे पहले इस 5 को उठा के इसके नीचे रख देते हैं, रख दें, कैसे लिखोगे, 5.23 डिवाइड बाई 5, इस 1 को उठा के इधर ले जाते हैं, माइनस में 1 बराबर क्या हो गया, अल्फा इंटू में क्या लिखेंगे बताओ, 100। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 0.23 बाई में 5 बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू 100। ये इक्वेशन क्या होगा, फर्स्ट। अगली बार इस 5 को उठा के फिर से इधर कर देंगे, कितना आएगा कोई बच्चा बताओ, बोलो, 5.795 बाई में कितना आएगा, 5 माइनस में 1 बराबर अल्फा, T माइनस कितना आएगा, 273। देखो ये जो टेम्परेचर, ये जो रेसिस्टेंस लिया हुआ ना, वो 273 पे लिया हुआ, इसीलिए इनिशियल टेम्परेचर कितना लिया है, 273। यहां भी इनिशियल टेम्परेचर क्या आ गया, 273, फाइनल टेम्परेचर कितना है, 375, डिफरेंस 100 का था, इसलिए आप 100 लिख दिया था। अब क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है, बच्चा बता दो, एलसीएम लेकर के 0. बोलो 795 अपॉन में क्या आएगा, 5 बराबर अल्फा, T माइनस कितना होगा, 273। ये इक्वेशन क्या होगा बताओ, सेकंड। अब क्या कर सकते हैं, सेकंड और फर्स्ट को माइनस कर दें, अरे भाई डिवाइड कर दें इस दोनों को, तभी तो एस क्या हो, अल्फा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, 0.23 बाई में क्या लिखेंगे, 5, उसके बाई में ये, तो 5 से 5 क्या होगा, 23, 0 पॉइंट कितना होगा बताओ, 795
अल्फा से अल्फा कट गया, कितना हो गया 100, बाई में क्या होगा बताओ, t माइनस 273। अब सॉल्व कर लो, लाइक बना लो, इसको सॉल्व कर लोगे, टेम्परेचर क्या होगा निकल आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। सवाल है जिसको आप कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे इस पर आ सकता है सवाल, अक्सर आप पूछ देता है। एक बार पढ़ो इसको। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है, यूज करता है नाइक्रोम फॉर हीटिंग एलिमेंट। व्हेन ए नेग्लिजिबल करंट पासेस थ्रू इट, इट रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री पर इतना मिला, यानी T1 टेम्परेचर कितना है बताओ, लिखते जाओ मेरे साथ साथ सभी बच्चे, 27 डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टेंस कितना है बताओ, R1 75.3 ohm. When the toaster is connected to इतना वोल्ट सप्लाई, the current settle after a few seconds to a steady value. अब करंट कितना आने लगा भाई, इतना करंट आने लगा, करंट कितना आया 2.68 एम्पियर का करंट आ रहा है। What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature resistance of nichrome averaged over the temperature of range इतना, यानी आपका जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है बताओ, अल्फा इक्वल टू 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस का क्या इनवर्स, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स, डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। चलो भाई, क्या सही बच्चों को समझ में आ गया। चलो भाई थोड़ा समझते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर है, नाइक्रोम उसमें यूज किया गया है फॉर इट हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम यूज किया गया। उसका व्हेन द नेग्लिजिबल करंट पासेस थ्रू इट, इट्स रेसिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर इतना पाया गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सब बच्चों को। व्हेन द टोस्टर इज कनेक्टेड 220 सप्लाई पर, अगर टोस्टर को कनेक्ट करोगे तो बताओ करंट कितना पास हो गया। देखो सबसे पहले बात होते है ना, हम जब न्यूमेरिकल बनाते हैं ना तो हम सवाल को ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या आ जाए, इसका आंसर आ जाए। इसके सप्लाई से 230 वोल्ट के सप्लाई पर, और थोड़ी देर के बाद करंट स्टेबल हो गया 6.2.68 करंट, तो केटल जो था कुछ तो रेसिस्टेंस दिखाया होगा। V बराबर IR का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि कह रहा है कि टेम्परेचर और कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस दे रहा, तो व्हाट इज द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम। तो जैसे ही आप लगाओगे टोस्टर वगैरह को करंट से, ये टोस्टर क्या होगा बताओ, गर्म होने लगेगा। ये टोस्टर नहीं तो गर्म होगा, गर्म होगा तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। वो रेसिस्टेंस तो चाहिए भाई, तभी तो टोस्टर कितना टेम्परेचर T2 टेम्परेचर कितना है वो निकल पाएगा। तो कितने वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किए टोस्टर को बताओ, वोल्टेज कितना है 230, करंट कितना है बताओ 2.66। इस करंट और इस वोल्टेज के रेसिस्टेंस तो कुछ टोस्टर दिखाएगा। तो V बराबर क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, IR। R बराबर क्या होगा बताओ, V/R। V कितना है 230, R कितना है 2.68, रेसिस्टेंस निकलेगा, निकलेगा सर, कितना है। अभी सर रुको सर, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इतना आसान थोड़ी है कैलकुलेट, थोड़ा सा करें हम लोग। 200 क्या है 30 है, बढ़ना चाहिए रेसिस्टेंस, कितना से ज्यादा होना चाहिए 75.3 से ज्यादा रेसिस्टेंस होना चाहिए कि टोस्टर का क्या हो गया होगा बताओ, गर्म हो गया होगा। तो टोस्टर जब गर्म होगा तो उसका तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वही तो रेसिस्टेंस निकालना चाहते हैं। चलिए भाई 230 बटे में क्या लिखेंगे भाई, हम इसको चेक करना चाहते हैं तो पॉइंट हटा दें, 2 जीरो लगा देते हैं इस पर, कितना हो गया भाई 2 बोलो 68। एक बार लगेगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं सर, कितने बार लगेगा, 4 नंबर लेना पड़ेगा। 8 बार लगा दे, 8 बार लगा देते, 8 छक 48 और 8 दूना 16, 4 आ जाएगा 8 बार। चलो 8 बार करके देखते हैं।
8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 बार में कितना हो गया बताओ? 64, कैरी कितना आ गया? 6, 8 6 48 और 6 54, कैरी कितना आ गया? 5, 8 दूना 16, 8 बार लगा रहे हैं, 8 दूना 16 और 5 21, यहां पर ये 21 यहां आना चाहिए, थोड़ा सा पीछे आगे लिखा गया। कितना होगा बताओ? 6, कितना आएगा बताओ? 5, कितना आएगा बताओ? 1, ठीक है, रिमाइंडर कम बचा, सही लगाया 8, क्योंकि मेरा अंदाज था कि 75 पॉइंट तो ही है, तो भाई 77 से 7 के बाद 8 बार नहीं तो 8 बार करके देखा हमने। ठीक है, आप ठीक से डिवाइड करोगे, 8 के बाद फिर से क्या करोगे? 3 4 नंबर तो हो गया, एक बार 0 लगाओ, अब कितनी बार लगेगा? 5 बार लग जाएगा क्या? चलो 5 बार लगा के देखते हैं। तो 5 लेते हैं तो कितना हो गया? 8 पंचे 40, कैरी कितना आ गया? 4, 8 6, चलो भाई पॉइंट लगाएगा, 0 डाल दें। अब 9 बार शायद लग जाए, क्योंकि 8 बार इतना लगा है तो शायद 9 बार लग जाए। चलो 9 बार लगा के देखते हैं, नहीं तो 8 बार लगेगा, 8 बार ही लगेगा। चलो 21 नहीं लगेगा, 9 बार 21 44, भाई 2300 था, इस बार तो 2200 है, 9 बार तो लगने का कोई चांस ही नहीं है। तो कितना हो गया? 6, कितना हो गया? 5, खत्म खत्म, यानी 5.5 इतना है, मान लेते हैं। अब तो बहुत रिमाइंडर कम आ गया, पॉइंट लगाएंगे तब भी नहीं। इस समय वो रेसिस्टेंस कितना शो कर रहा है बताओ? 85.5 रेसिस्टेंस शो कर रहा है। अब T2 नहीं निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे T2? चेंज ऑफ रेसिस्टेंस बराबर पड़े हैं, क्या पड़े हैं बताओ? अल्फा इनिशियल रेसिस्टेंस चेंज इन टेम्परेचर, यही तो पड़े हैं। चेंज ऑफ रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना करेंगे भाई? 85.5 में से 75.2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? 10.2। ये बात समझ में आ गया सब बच्चा को? 85.5 में से 75.2 माइनस कर लेंगे, चेंज ऑफ रेसिस्टेंस ये अल्फा दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, 1.70 इंटू 10 की पावर कितना दिया है? माइनस का 4। R1 रेसिस्टेंस दिया हुआ है 75.3, ठीक है, और अल्फा क्या है? T कितना है बताओ? फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना है बताओ? 27 डिग्री। यहां पर देखो ये डिग्री सेल्सियस